हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है ये हम लोग का क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का मानव संसाधन। ठीक है, तो हम लोग क्लास 7 जो है ये भी ज्योग्राफी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो हम लोग धीरे धीरे करके जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका अप्रैल मई तक। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये चैनल आपके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है आपके सामने क्लियर करें, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो रहता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं। अगर आप आगे जाके बीपीएससी केवीएस एनवीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग का आज का क्लास। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम बता दें कि ये जो है हम लोग सीटेट की तैयारी करें, इसके साथ साथ ठीक है सीटेट के बाद बीपीएससी आने वाला है। यहाँ पे हम लोग 6 to 10 का एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको एमसीक्यू और नोट्स भी दूंगी, ठीक है ना, एक एक चैप्टर का। तो डियर यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसका, तो मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है और इस मंत्रालय का निर्माण जो है लोगों को कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बता दिए, ऐसे तो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आपका जनसंख्या, एक मिनट डियर, आज हम लोग करने वाले हैं आपका जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर जनसंख्या जो रहता है, ठीक है, ये कहीं ऐसा होता है कि किसी किसी एरिया जो रहता है बहुत ही आपका घनत्व रहता है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या रहता है, लेकिन किसी किसी जगह पे देखिएगा जनसंख्या कम होता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो इसका आपका कई कारण हो सकता है। तो इसमें जैसे कि भौगोलिक कारण जो है आपका क्या क्या है। भौगोलिक कारण में एक है आपका स्थलाकृति। स्थलाकृति में क्या होता है डियर कि लोग जो है ना हमेशा मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये पर्वत या पठार में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो है आपका कि गंगा के मैदान और विश्व की जो है सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है। और जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लोग इतना नहीं है, यहाँ का जनसंख्या उतनी नहीं है। तो ये जो है एनसीईआरटी का है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। किस कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका आबादी है, तो याद रखिएगा गंगा के मैदान। और जैसे कि एंडीज़ हो गया, आल्प्स हो गया, ठीक है, और हिमालय यहाँ पे कम है। नेक्स्ट है जलवायु। अब डियर दूसरा पॉइंट ये रखता है ना कि जलवायु मतलब कि लोग जो है ना ऐसा जगह रहना पसंद नहीं करते जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो या बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडा है। ठीक है, ऐसा जगह वो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो मरुस्थल हो गया, रूस की ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिक हो गया, यहाँ से लोग जो है रहने में बचते हैं। दूसरा हो गया मृदा। मृदा मतलब हो गया आपका ज़मीन। ज़मीन जो होती है ना बालू, जहाँ का ज़मीन जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहता है वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए कृषि का में उन लोगों का कृषि के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, जैसे कि भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, चीन में हवांगी है और जांगजियांग, तथा मृष में नील नदी जो है, ये इस मैदान जो है बहुत उपजाऊ रहता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो देखिए हम इसको इसलिए बता दे रहे क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। देखिए जल, देखिए अब जल कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि हम लोग बिना जल का तो रह नहीं सकते। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ की उनको जल आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, कौन सा, अलवणीय जल, मतलब अलवणीय जल जिस जल में नमक नहीं होता है। ठीक है, और लवणीय क्या होता है, जिस जल में नमक होता है उसको हम लोग लवणीय कहते हैं। तो अलवणीय जल हो गया जहाँ जल में नमक नहीं होता, तो ऐसी जगह लोग रहना पसंद करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो विश्व की नदी घाटी
या घनी बसित क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल जो है ये विरल जनसंख्या वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है खनिज। अब खनिज कैसे हो गया डियर, तो अगर खनिज वाला क्षेत्र जो रहेगा, जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खान है और मध्य पूर्व में जो तेल की खोज है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे जो है रोजगार मिल जाता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ भौगोलिक कारक था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको अंडरलाइन जो किए थे उसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है हम लोग का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो इसमें आर्थिक मतलब क्या हो गया, जहाँ हम लोग रोजगार मिलेगा वहाँ हम लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपका जापान में ओसाका और भारत में मुंबई। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक कारक क्या है। ये सांस्कृतिक कारक क्या होता है, जहाँ पे धर्म और सांस्कृतिक वाला जो स्थान रहता है ना, वो हम लोगों को आकर्षित करता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले वाराणसी बोले, यरूशलेम बोले और वेटिकन सिटी जो बोले, ये इसका एग्जाम्पल है। तो बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, वाराणसी है, यरूशलेम, वेटिकन सिटी, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, इसलिए हमको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण होता है डियर, जहाँ पे आपको शिक्षा की सुविधा हो, अच्छे घर का सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग आज का क्लास जो है जनसंख्या परिवर्तन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर क्या है ना कि पहले जो था जनसंख्या बहुत कम था, धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ता था। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे, क्योंकि इस समय क्या था ना, बच्चे जितना जन्म लेते थे ना उतना वो मतलब जिंदा रह नहीं पाते थे, क्योंकि उनका उस समय मृत्यु दर जो था ना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि स्वास्थ्य जो था उतना डेवलप नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपका स्वास्थ्य विभाग में डेवलपमेंट होने लगा, वैसे वैसे जनसंख्या जो है अचानक बढ़ने लगा, ठीक है। जैसे कि 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, और 150 वर्ष के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या जो है 3 अरब पहुंच गया था, और इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें 1999 में 30 वर्ष के अवधि में कम से कम जनसंख्या जो है दुगना हो गया था, मतलब 6 अरब। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला तो है आपका मृत्यु दर कम हो गया, ठीक है। जितने बच्चे जन्म लेते थे पहले जो है, अगर 100 जन्म लेते थे तो उसमें से 10 बच्चा बचता था, 90 मर जाता था, मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अब जो है आपका स्वास्थ्य डेवलपमेंट में इतना सुधार हो गया था ना, कि जितने बच्चे अगर 100 बच्चे, तो इसमें से सिर्फ 4 या 5 जो रह नहीं सकते थे, बाकी सब जो है जीवित रहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जन्म दर था ना तेज़ी से बढ़ रहा था, और मृत्यु दर जो है ना वो कम हो गया था, ठीक है। इसके साथ साथ खाने की आपूर्ति, मतलब हो गया आपका प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है, यानी फसल का उत्पादन जो है ये भी तेज़ी से बढ़ने लगा था। यहाँ पे लोग जो है कृषि जो है का नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, हाइब्रिड आ गया था, नया नया तरीके से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जो है होने लगा था, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण है। तो यहाँ पे क्या है डियर, जन्म दर क्या होता है, अर्थात हुआ प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवन जन्मों की संख्या में मापा जाता है। क्लियर है। और मृत्यु दर 1000 व्यक्ति पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, यानी 1000 में कितना जन्म लिया, ठीक है। अब कितना जीवित है, अगर मृत्यु दर तो 1000 में कितना मरा, जैसे 95, तो ये हो गया मृत्यु दर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने के प्रवास कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा, प्रवास क्या होता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि मुंबई में वहाँ पे लोग बहुत आते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवास, उसको हम लोग प्रवास कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। तो डियर देखिए, हम थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो इस साथ में, लेकिन हम एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। और जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन जरूर कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो डियर यहाँ पे क्या है ना कि जन्म और मृत्यु जो है ये जनसंख्या परिवर्तन के एक प्राकृतिक कारण है, और एक देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को जो कहते हैं, इसको हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर। देखिए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ये भी हम लोग का हाथ में नहीं है, ये आपका नेचर का है, ठीक है, प्रकृति का देन है। और जो लोग मर रहे हैं ये भी हम लोग का देन नहीं है, ये भी प्रकृति इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो दोनों का बैलेंस जो है ना, जो हो रहा है ये प्रकृति के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसी को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब कि प्राकृतिक दर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे दो वर्ड है कि आप्रवास किसको कहते हैं, तो जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो इसको हम लोग आप्रवास कहते हैं। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, मतलब कोई इंडिया को छोड़ के जाके अमेरिका में सेटल हो गया तो ये उत्प्रवास कहते हैं। अब वो अमेरिका में सेटल हो गया तो अमेरिका के लिए वो क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा, और इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रवास जो होता है ना, ये भी एक दूसरा रीज़न है वृद्धि दर बढ़ने का। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इंडिया से सब कुछ छोड़ के जो है आपका सॉरी लंदन चला जा रहा है या अमेरिका चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ का वृद्धि दर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कारक हो सकता है। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लोग किसी स्टेट की बात करते हैं, वो स्टेट ज़्यादा डेवलप नहीं है, बिहार की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, अगर ये स्टेट ज़्यादा डेवलप नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो यहाँ से लोग जो है कहाँ जाते हैं, सब मुंबई की ओर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुंबई में, दिल्ली में उन लोगों को कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाता है। तो इसलिए मुंबई जो है बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अगर हम दूसरे स्टेट की कंपैरिजन करें तो। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रवास जो रहता है ये भी एक दूसरा कारक है। ठीक है, आपका वृद्धि दर बढ़ने का। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अप्रवास किस किस जगह पे है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और ऑस्ट्रेलिया में है, यानी यहाँ पे बाहर से लोग आके बस चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या दर जो है ना बढ़ गया है। लेकिन उत्प्रवास में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो स्वीडन हो जाएगा, क्योंकि सूडान में क्या है ना, यहाँ के लोग जो है छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं। क्लियर है ना। तो ये भी एक आपका कारक है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो डियर, इसमें क्या है ना कि देखिए, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है ना वो हर एक विश्व में अलग अलग है। ठीक है, और देखिए, किसी किसी विश्व की कुल जनसंख्या जो रहता है ना वो आपका बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। याद रखिएगा, कहाँ पे, केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, और हाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। आपको याद रखना पड़ेगा कि केन्या में जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रहा है। इसका कारण यह है ना कि जन्म दर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मृत्यु दर कम हो गया, क्योंकि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं में। तो इसलिए जो है बच्चे को जो है लोग बचा ले रहे हैं और वो जो है जीवित रह पा रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु दर जो है वहाँ का बहुत ही कम हो गया है, इसलिए तेज़ी से वहाँ की वृद्धि हो रही है। अगर दूसरे देश की बात करें जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, तो जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर जो है यहाँ पे मंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनसंख्या संगठन। डियर, जनसंख्या संगठन क्या है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, और इससे पहले वाले टॉपिक में जो था, जो इतना इंपॉर्टेंट था, हम अंडरलाइन कर दिए थे, करके बता दिए थे, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, जनसंख्या संगठन में क्या है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। देखिए डियर, इसका कहने का मतलब है ना कि कुछ देश जो है ना, अगर उसका वृद्धि दर अगर बहुत बढ़ भी रहा है ना, तो उस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका जो आर्थिक विकास है ना वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है ना, जब आर्थिक विकास अच्छा है तो वो हैंडल कर लेता है, अगर उसका कितना भी वृद्धि दर कितनी भी मतलब डेवलप मतलब कितनी ही जनसंख्या क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि उसका वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि देखिए, तो यहाँ पे जापान जो है ना बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। ठीक है, यानी ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी
आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य और व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को, देखिए जनसंख्या संगठन जो है ना, ये आपका जनसंख्या की संरचना को बताता है। किसको बताता है? जनसंख्या की संरचना को बताता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है थोड़ा सा। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाता हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं घर की, देखिए यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जितने भी लोग हैं ना, उसकी जो मतलब कि अलग अलग जो होती है उनकी अपना गुण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनसंख्या संगठन जो है ये आपका जनसंख्या किस तरीके से इसी ये दर्शाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, बस ये बता रहा है, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मतलब हर एक लोगों की जो है अलग अलग जो है गुण होती है, अलग अलग कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये बस बताना चाह रहा है। जैसे कि जनसंख्या संगठन जो है ये हम लोगों को ये बताता है ना कि यहाँ पे कितने मतलब लोग हैं, उसमें कितना पुरुष है, उसमें कितना स्त्री है, उसमें कितने बच्चे जो है 14 साल से नीचे है, उसमें कितने बच्चे जो है 14 साल से ऊपर है, उसमें कितने बच्चे जो है लड़के हैं, कितने बच्चे जो है लड़कियां हैं। ये हम लोग को जनसंख्या संगठन बताते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग, जिस चीज़ से हम लोग जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा कि कोई भी देश जो है अपनी जो जनसंख्या संगठन का अगर अध्ययन कर रहा है, तो जिस विधि से वो अध्ययन कर रहा है जनसंख्या संगठन का, उसको हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या संगठन हो गया कि किसी भी देश के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें कि उस देश में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसमें स्त्री कितनी है और पुरुष कितना है, कितने बच्चे हैं जो कि 14 साल से नीचे है, कितने जो है एडल्ट है, कितने बच्चे जो है वो लड़कियां हैं, कितने बच्चे जो लड़का है। ठीक है, अगर किसी देश के बारे में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। और इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक विधि का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये है जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इस तरफ पुरुष है, इस तरफ स्त्री है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पुरुष जो है आपका, अगर हम लोग यानी 0 से 4 साल तक का अगर हम लोग बात करें, यानी बच्चे कितना है, तो पूरे 8.5% तक है। क्लियर है? अगर इधर बात करें आपका स्त्री में, तो आपका नियर अबाउट 8.5% समझ लीजिए। अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि 5 से 9 साल तक में कितने पुरुष है, तो यहाँ पे 6.5 है। यहाँ कितना है, तो यहाँ पे 6.5 है। तो इसी तरीके से ये बताया गया है कि इतने पुरुष है, इतने स्त्री है, इस उम्र में इतना है, इस एज में इतना है, इस एज में इतना है, इस एज में इतना है। ठीक है, तो ये एक तरह का जनसंख्या पिरामिड हो गया। क्लियर है डियर? जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, इसी तरह हर एक देश का अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे केन्या का पिरामिड बताया गया। अब आपको पिरामिड तो समझ में आ गया ना क्या होता है, तो ये आपका केन्या का पिरामिड है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भारत का पिरामिड है, और ये है आपका जापान का पिरामिड है। क्लियर है ना? तो ये समझ में आ गया ना कि पिरामिड कैसे होता है। देखिए कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। कि देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कुशल, उत्साह और आशावादी, ठीक है, आशावादी और सकारात्मक सोच जो होती है, ये युवा ऐसे युवा जो रहती है ना, यही हमारे राष्ट्र की भविष्य है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का संसाधन है हमारे लिए, और इससे बचाने के लिए इसको मतलब एक कुशल उत्पादक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन्हें शिक्षित करना चाहिए। तो डियर यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझाया गया है कि पिरामिड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग जनसंख्या संगठन को दिखाते हैं किसी भी देश का। ठीक है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है हम लोग का मानव संसाधन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सॉरी इसका MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा डियर, इस MCQ करने के मतलब अगर ये चैप्टर आप कर लिए ना, तो आप इस चैप्टर का हर एक MCQ को बहुत ही बेटर तरीके से कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो डियर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो भी क्वेरीज होगा प्लीज़ आप कमेंट